कांकरेजी भी है और मरहूम नसीम खान पठान साहब के जो दोस्त बदलाव और उनके साथ जो कॉन्टेक्ट में आए की यादें ताज़ा करने के लिए आज उनकी बर्थडे भी है, उनकी प्रोग्राम रखा है और बस एक प्रोग्राम किया, लेकिन आसिफ भाई ने खास करके उनके नाम पे एक ट्रस्ट का आगाज भी आज कर रहे हैं कि जो खिदमत खल्क के लिए इंशाअल्लाह काम करेगा। तो ये बहुत पठान साहब के बारे में बताऊं तो उनका हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत सक्सेसफुली 84 ईयर्स कंप्लीट किए और सोसाइटी के बीच में रहे और जो वो लेगेसी छोड़ के गए उनके घर वालों के लिए और दोस्त अहबाबों के लिए, वो हमें आगे जाने के लिए रास्ता भी दिखाएगी। और उनका जो नेचर था उसको थोड़ा मैं याद करूं कि लास्ट ईयर यही जगह पे उसकी बर्थडे के लिए इकट्ठा हम लोग हुए थे। पता नहीं था कि 1 साल बाद वो हमारे बीच नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर इसकी रूह हमारे बीच में अगर है तो उनका जो नेचर था वो हमेशा खुश मिजाज रहना था। टेंशन या कुछ मुश्किलात हर एक इंसान की ज़िंदगी में आती है, लेकिन उसके बीच में से कैसे रहना या लोगों को अपने साथ कैसे जुड़े रखना वो इनको बखूबी आता था। 2 बात से मैं शुरुआत करूँगा। मैं 2 इंसिडेंट काफ़ी मेरे ज़्यादा में चीज़ें आ रही है, लेकिन आपसे शेयर करने के लिए मैंने 2 चीज़ें रखी है कि एक बार इनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ और स्टर्लिंग हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो हर एक इंसान घबराता है, वो भी घबराया कि मेरा हार्ट का ऑपरेशन है, मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा। वो आपको भी होगा, मुझे भी होगा, हर एक को होता है। तो उनको भी हुआ था, उसमें कोई बुरी बात नहीं और हुआ था। लेकिन जब ऑपरेशन करके बाहर आ गए, लगा कि अब मैं होश में हूँ, तो डॉक्टर के साथ पहली मजाक ये करी कि हार्ट पार्ट अंदर रहने दिया है कि नहीं रहने दिया है, मेरा दिल रहने दिया है कि नहीं रहने दिया है। तो डॉक्टर भी हंस पड़ा और जो साथ में थे और हम लोग को भी लगा कि भाई ये हालत में भी वो कैसे हंस सकते और कैसे मतलब हल्का फुल्का हो सकते थे। तो ये इनके नेचर में था। दूसरी बात ये थी कि कोरोना आया तो एक दूसरे के घर कोई नहीं जाते थे और हर एक इंसान घर में भी अलग अलग रहते थे। तो थोड़े पता नहीं मुझे, लेकिन एक दिन फ़ोन आया कि रफ़ीक एक बात पूछनी थी, बहुत सीरियस हो गई। तो मैं सोचा कुछ होगा, तो बोलिए क्या पूछना है। तो ये कोरोना के फ़ोन से फैलता है। तो मैं सोचा कोरोना तो फ़ोन से कैसे फैलेगा। मैंने कहा तो बोले तू फ़ोन भी नहीं करता है, मिलने तो नहीं आता। तो ये बात थी उसमें ह्यूमरस था ऐसा कि भाई आपको लगे कि हाँ ये इतने दिनों से फ़ोन नहीं किया है तो ये याद है। तो ये किसका तरीका था। काफ़ी लोग हैं जिनको मुझसे अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन आज हम उनकी याद के लिए इकट्ठा हुए हैं और वेलकम स्पीच के लिए मैं आसिफ खान को दावत दूंगा कि वो आए और आप सब लोगों का वेलकम करें। के दोस्त हैं, आवाज मिले सबसे पहले तो मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर अभी इस जगह पर अक्सर उनका कोई फंक्शन हो तो वेलकम की बाकी नहीं थी। और अगर अभी ये यहाँ पे मौजूद होते ये गुरु से पढ़ते कि आभार भरेला मस्तक ने कुचकू सहीदा सहल નથી। आभार भरेला मस्तक ने कुचकू सहीदा सहल નથી। હું આમ તો મસ્તીમાં આવી આકાશ ઉઠાવી રહ્યો છું। तो मैं आप सबका तहे दिल से वेलकम करता हूँ। देखिए बहुत लोग बोलने वाले हैं और बहुत लोगों की प्रतिक्रिया के कुछ कहें। अगर शुरुआत मैं ही करता हूँ नंदी भाई की, क्योंकि वो भी एक मतलब के मेरे पापा के बेटे से थे। तो आपकी મારી યાદથી એસોસિએશનની સ્થાપના થઈ અને એ ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ ટ્રસ્ટી નક્કી કર્યો કે મને એપોઇન્ટ કર્યો। ત્યારે મને એના પઠાણ સાહેબ વિશે જાણવા મળ્યું ત્યારે એમની જે બાયોડાટા આઈડેન્ટિટી મને ખબર પડી
કે રિટાયર્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ, રિટાયર્ડ ડિસ્ટ્રિક્ટ જજ હોય એટલે માનસિક ખ્યાલ આપણે એવો હોય જે આપણે પોલીસમાં અને ટીમમાં અંદર જોતા હોઈએ કે બિલકુલ સ્ટ્રીક હોય, ઓર્ડર હંમેશા કરતા હોય ને એમની સામે બોલવું કે એની સામે આપણે કંઈ પણ વાત રજૂ કરવી એના માટે આપણે સતત ધ્યાન આપવું પડે. પણ મારા આશ્ચર્ય સાથે જ્યારે પહેલી વાર મળ્યો મને માનવામાં ન આવ્યું કે આટલી મોટી વ્યક્તિ, આટલી પાવરફુલ વ્યક્તિ, આપણે તો ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે બેઠા બધાની ખ્યાલ છે કે ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે તમે કામ કરતા હોય એના નાના અધિકારીને પણ જો તમારે મળવું હોય અથવા એને વાત કરવી હોય તો એનો પાવર કેટલો બધો હોય છે. જો એમને મળ્યો મને એટલું આશ્ચર્ય થયું કે આટલું સહૃદય, એટલી સરળતા માનવામાં ના આવે અને ખરેખર એટલાથી ઇમ્પ્રેસ થઈ ગયો. અને પછી ધીરે ધીરે એ આ બધાની જેમ મારી જિંદગીનો પણ એક પાર્ટ છે. કદાચ સોશિયલ સર્વિસમાં, સેવાકીય પ્રવૃત્તિમાં મને લાવવામાં ઘણા બધા લોકોનો જે ફાળો છે, અહીંયા મણિયાર સાહેબ બેઠા છે, શરીફભાઈ મેમન સાહેબ બેઠા છે, રિઝાક સાહેબ બેઠા છે, એટલા બધા સારા પ્રભુને બેઠા છે. પરંતુ હું ચોક્કસ કહીશ કે પઠાણ સાહેબ એ મને ઘણો બધો ઇન્સ્પાયર કર્યો. જ્યારે અમદાવાદ મેગા યુથ થઈ, આ કોઈ નામ સાંભળ્યું હશે, એક મુહિમ શરૂ કરી અમે લોકોએ અને આ મુહિમનો પર્પઝ હતો એક સંયુક્ત પ્રવૃત્તિ હતી. એ મુહિમનો પર્પઝ હતો કે આપણી પ્રવૃત્તિમાં હાયર એજ્યુકેશનમાં જે બેદારી જોવા મળે છે અને જે કમ્યુનિટી આ પ્રશ્નો ફેસ કરી રહી છે તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા તરફથી જે પ્રયત્નો થવા જોઈએ ઓછા છે. મેં પઠાણ સાહેબને વાત કરી કે પઠાણ સાહેબ આવું કંઈક આપણે વિચારી રહ્યા છીએ. એમની સરસ આદત હતી એ કોઈ પણ સારું કાર્ય હોય ત્યારે પણ ના પડે. અચ્છા, ના પડે વાત તો બરાબર છે, પણ 1975 ની આજુબાજુ હતી જ્યારે પહેલા મેં કર્યો 2016માં, લગભગ આજથી 8-10 વર્ષ પહેલા, ત્યારે એમની ઉંમર લગભગ 76-78 હશે. તો પઠાણ સાહેબને અમે કીધું કે આ પ્રકારનો આપણે પ્લાન કરી રહ્યા છીએ અને ઘણા બધા આપણે લીડર્સને બોલાવવાના હતા, ઘણી બધી ફેસિલિટી ક્રિએટ કરવાની, ઘણો બધો ખર્ચો પણ હતો. आज हम जो बहना के नीचे बैठे हैं, इसका खास मकसद जो है वो नजीर अहमद खान पठान साहब का प्रस्ताव अभी कई कई आसानी बता के गए कि वो इनके याद में हमारे योगे और जरूरी जो चीज़ें हैं जैसे कि टीम वर्क है और योगे अदा काम करना है. हम सबसे पहले पठान साहब ऐसी शक्ति होती कि उनकी कुछ बात न हो तो ये चुनाव करनी रहेगी. पठान साहब एक सरल व्यक्ति ने 10 बरस से आशिकाई और विश्व भारती स्कूल के ट्रेनर में हम करते थे, तब से हम उसके साथ जुड़े हैं और आशिकाई से और पठान साहब से हमारा जो आशिकाई में छोटू भाई की तरह अभी भी है और पठान साहब से भी हमारा इस तरह का रिलेशन था गर्व का. तो उनकी यादों में हम देखते हैं तो वो एकदम सरल, एकदम सिंपल इंसान. कभी भी उनके तरफ से हमने ऐसा नहीं देखा कि भाई उन्होंने कभी थोड़ा टाइट हो, जैसे करीम भाई ने किया उसको मैं दोहराता, शॉर्ट में दोहराता हूँ कि एकदम सरल सिंपल उन्होंने उनकी जिंदगी निकाली है. कभी भी लड़ाई या टाइट या ऐसे कुछ भी नहीं हुए. तो हमारे लिए रोल मॉडल का काम करती है और ये जितने भी बैठे समाज में करीब भाई ने किया ऐसा सब कुछ न कुछ करते हैं. तो हमारे लिए ये रोल मॉडल का काम करेंगे कि साथी के साथ हम पठान साहब की यादें किस तरह लेके चले. और इस्लाम में जब से चालू हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके उनके खलीफाओं ने भी सादगी का पैगाम दिया है और वो पैगाम हमारे सहाबा के बुजुर्गान दिन से अभी तक इस तरह अल्लाह के प्यारे बंदे और प्यारे मुसलमान और हर मुसलमान
में ये चीज़ आनी चाहिए। वो चीज़ हमने प्रधान साहब ने देखी, वो बहुत ही काबिल तारीफ चीज़ है। गंभीर समस्याओं हस्ता हस्ता निकाल करवो एनी कड़ाकोड़ो होय तो एना प्रधान साहेब गंभीर एवी गंभीर समस्याओं અને અતિશય ટેન્શનમાં હોય ત્યારે વકીલાતમાં જોડાયેલો હોય તો હંમેશા પાછી મળ્યું પણ એ 2 મિનિટમાં હસતા હસતા એનો નિકાલ લાગે અને એક જ વસ્તુ હંમેશા એમના મગજમાં કે શિક્ષણ નહીં પણ ક્વોલિટી શિક્ષણ ખાલી વકીલાત ના મને પણ સાયન્ટિસ્ટ સાથે અપડેટ થઈ અને નવા ડોક્યુમેન્ટો સાથે હંમેશા ટચમાં રહેતી અને જેટલું બને એટલું જ્ઞાન રહેશે આ હંમેશાથી એનો મકસદ હતો એમ તો મારા વાલીદ કે મારા પિતાજી અને પઠાણ સાહેબ બંને ક્લાસમેટ હતા અને મારા ચાચા પણ ત્રણે ત્રણ જો જોવામાં આવે એ હસમુખો સ્વભાવ અને હંમેશા હસતા રહેવાની આદત પઠાણ સાહેબે સ્પેશિયલ સ્કૂલ આપી જ્યારે એજ્યુકેશન ડિપાર્ટમેન્ટમાં જવાનું લોકો સાથે રહેતો રહેતા મિત્રો ઓફિસર પાસે તો એ કહેતા નોન ગ્રાન્ટેડ શાળામાં કદાચ કોઈ તરફથી કર્યું તો સ્પેશિયલ સ્કૂલ છે અને હંમેશા એનો જિકર એ લોકો મારી પાસે કરતા મને ખબર થઈ કે કંઈને કંઈ મારે સંબંધો છે એટલે આજે જે ટ્રસ્ટથી કઈ નાકાણી સાહેબે જે લોન્ચ કર્યું છે હું ખુશી અનુભવું છું તો હું આપની પાસેથી એ પણ આશા રાખું કે જ્યારે ટ્રસ્ટ બનાવો ને એની ગ્રાન્ટ નાનામાં નાના છેવાડાના નાગરિક સુધી પહોંચે જો હોશિયાર હોય માત્ર પૈસા માટે ના ભણી શકતો હોય એવા લોકોને પહેલા પસંદ કરજો અને મેરિટના આધીન એ લોકોને શિક્ષણ આપજો અને ક્વોલિટીવાળા શિક્ષણ સુધી આગળ લઈ જાય એમની યાદમાં અલ્લાહ सबसे पहले तो मैं अपने संघ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज हमारे घर के नज़दीक आपके यहाँ में उनकी बर्थडे के रोज एक एजुकेशन फाउंडेशन शुरू कर और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि उन्होंने जो संस्था की उनकी मुलाक की उनका विषय था एजुकेशन वो इंशाअल्लाह बढ़ा दूसरा पटना साहब से मेरा ताल्लुक ऐसा था तो बुजुर्ग थे लेकिन जब भी हम मिलते थे तो सबसे पहले सलाम के बाद से मैं उनसे हेलो यंग ओल्ड मैन और वो एकदम हंस के इस्तेमाल करते थे हंसते से हाथ मिलाते थे और फिर ऐसे बुजुर्ग जाते थे कि हमको ऐसा लगते कि हम उभर गए और माशाअल्लाह रिटायरमेंट के बाद में कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता था बुजुर्ग की दावत को और आ जाते थे और आपके फंक्शन हमने खासदार एजुकेशन में देखा कि पहले से भी आदिश है लेकिन आपके काम हाथ पकड़ के लेके आए बैठे और हर किसी से मिले वो मैं मानता हूँ 8 महीने पहले की बात है माशाअल्लाह कैसे स्कूल जो इस एरिया में रखे गए अभी अब इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी स्कूल है और फैसिलिटीज और मैं ये चाहता हूँ आपके सामने ये अफवाह के जो पॉलिसी थी अफवाह के जो बुरा थे वो मास्टर तुमने बढ़ाकर मजबूती से पकड़िए और एजुकेशन के अंदर तुम बिल्कुल पीछे मत करना अभी अपनी कौम को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है और आप लोगों ने मुझे सुना इसके लिए मैं आपका शुक्रिया આજે મેં આજે કોઈ આનંદ એટલે થયો કે આટલું સરસ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જોઈને પહેલાં તો ખુશી એ થઈ કે અહીં બધી જગ્યામાં એમણે જે કહેવાય કે અધિકાર વચ્ચે જે રજવાડાનો મોટો પુંજ ઊભો કર્યો એક પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી કેમ કે હું આ સ્કૂલમાં પહેલી વાર આવ્યો અને જોઈને પહેલાં તો બીજી જોઈને એટલો આનંદ થયો કે
પઠાણ સાહેબે જે 20 સદીમાં હતા ત્યાંથી એમણે જે સુધારાવાદની જે આખી એક મુહાજી શરૂ કરી અને એમણે આજે પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી એ પ્રવૃત્તિથી આપણે સૌ વાકેફ છીએ તો પહેલાની વાત નહીં કરું કેમ કે એજ્યુકેશનમાં ખરેખર આ એનો પ્રકાશનો પુટ છે અને હું બીજી વાત કરું અહીં જે બધા મિત્રોએ વાત કરી એ આપણે ગોમાં સ્કીલમાં એમાં વધુ કર્યું છે એ બાબતમાં હું આફિફભાઈને ફરીથી કહીશ કે જે તમે એક પ્રકાશનો પુલ શરૂ કર્યો છે પુલથી શરૂ કર્યું છે અમે ઈચ્છીએ કે એક યુનિવર્સિટી અને એક મોટા ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં તબદીલ થાય અહીં જે લો માટેનું અને સ્કિલ માટેનું એમબીએનું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ થાય એવી ઈચ્છા રાખીએ અને ફક્ત અમદાવાદ જ નહીં કે આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ દેશને પણ એક મોટી એક અકસ્માત આપે એક મોટી શિક્ષા આપે એવી ઈચ્છા રાખીએ કેમ કે ભારતનો દરેક યુવાન છે ભારતની એક એસેટ છે એટલે આ પ્રવૃત્તિને એક વધુ મોટો વેગ મળે એવી ઈચ્છા રાખીએ અપેક્ષા રાખીએ સાથે સાથે પઠાણ સાહેબ છે એ આપણે બીજી વાત કરું કે જીવનમાં વ્યક્તિઓને જોડતી મોટી કડી હતા એમનું જીવન છે એ બહુ નજીકથી જોયું છે મેં જે મિત્રોના મિત્રો સમજણ હતા એમણે જે લોકોને જોડવાની ભાવના કેળવી એમને મળવા માટે ગામે ગામથી માણસો આવતા ત્યાં પણ એક હોસ્ટેલ હતા ત્યાં વિશ્વાસ હતી હું સાવરકુંડલાનો સાહેબનું પોસ્ટિંગ અમરેલી હતું અમરેલી જજ હતા અને અમરેલી સાવરકુંડલામાં આજની તારીખે એમના ચાહકોને મિત્રોનો મોટો ભય एजुकेशन के पीछे इतनी बहुत ही जबरदस्ती एजुकेशन अपने विस्तार के अंदर जबरदस्त अपने तो एजुकेशन लाना है तो हम लोग कमल जी आएंगे वहाँ पर पूरा डेलीगेशन लेके गए और वहाँ पर दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल के लिए हम लोग वहाँ डिमांड की और पूरा बढ़ा करके वहाँ पर दिल्ली पब्लिक हाई स्कूल के लिए डिमांड करेंगे इधर पता साहब बहुत चीज से बात कर रहे थे तो 20-20 में अर्जुन मुरवड़िया उसको रोक रहा था उनकी बात में बार बार तो इसलिए गुस्सों में वापस उनको उनका हाथ रखना चाहिए उनको रहा नहीं गया हफ्ते के बाद उनके हम लोग साथ में उनकी ऑफिस फॉरवर्ड अर्जुन मुरवड़िया के ऑफिस में वहाँ जाकर उनको डांटे कि हम लोग जब रजूआत करना है हमारी माइनॉरिटी रजूआत को बात हम क्यों रोक रहे तो उनको इतनी गलत थी तो वहाँ पर जाकर हफ्ते के बाद जाकर उनको डांट कराए उन्होंने माफी मांगी पब्लिक हाई स्कूल तो देख रहा है लेकिन वो हाई स्कूल जो है पूरा अपडेट किया पूरा प्रोजेक्ट अपडेट किया वो प्रोजेक्ट चला गया लेकर वापस फॉलो करके तो उसके बाद भी उनको पता चला कि ये प्रोजेक्ट अपना है वापस चलेंगे तो वापस जाके उनको डांट जाए कि ये प्रोजेक्ट हमारे साथ कैसे ले गए जरूरत अपनी फिर और एजुकेशन के इतने जागरूक थे वो बार बार बोलते थे कि एक तो अपने ये गरीबा पूरा सा जमीन सस्ती है यहाँ पर जमीन ले लो यहाँ पर एजुकेशन के इदारे करो हॉस्पिटल है ये हो है मतलब गाँव के लिए उनकी सोच की जबरदस्त एक उसी बात मुझे ये भी याद है कि जैसे 2000 के अंदर PTC फाइनल नहीं हुई थी तो उस टाइम इवन काली साहब गए पठान साहब दिल्ली वाले और यहाँ पर पूरा किसी के लिए हम लोग रोज लेके बैठे और किसी के काफी देर थी क्योंकि वो इसी बाकी लास्ट में फाइनल हुई क्योंकि उसकी सोच के समाज को आगे बढ़ाना समाज को आगे बढ़ाना और एजुकेशन की उनकी बहुत जबरदस्त सोच थी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि पठान साहब आज हमसे बिल्कुल नहीं है लेकिन काफी दूर है आगे है मतलब अपने एक उनकी सोच अपने साथ में है तो उनकी सोच लेकर अपने चले और एजुकेशन के लिए अपने सोच एजुकेशन के बारे में काफी अभी जरूरी कुछ सच्ची यहाँ पर करीबन पूरा साइड तो आओ एक होकर कुछ ट्रस्ट बनाए उसके अंदर जमीन लेकर एक बड़ा बहुत बड़ा एजुकेशन का इदारा बनाए ऐसे आपका अल्लाह हाफिज़
नजीर अंकल जो हैं वो उससे थोड़ा रिश्ता करीबी था, बोलने चालने के लिए, बैठने उठने के लिए। ये स्कूल में काफ़ी प्रोग्राम भी किए हैं हम लोग उनके कहने से। स्कूल के प्रोग्राम में भी काफ़ी टाइम हमने आए हुए हैं। एक आदमी फील्ड लेगेसी पे काम करे, ड्यूरिंग एजुकेशन प्रोसेस, तीनों काम ऐसे हैं कि जो आज कौम को सबसे ज़्यादा जरूरी है और अंकल हमारे देश में नहीं। तो मैं हासिल करके इतना ही कहूँगा कि जो उन्होंने ये मेमोरियल ट्रस्ट बनाया है अंकल के नाम का, उनमें ये तीनों चीज़ों पे, ये तीनों जो उन्होंने उनका फील्ड था उस पर ज़्यादा तवज्जो लेके काम करवाए तो बहुत खुशी होगी, खास करके एजुकेशन और सोशल सर्विस। और उनके लिए मैं उनसे यहाँ से ये भी कहूँगा, उनको जहाँ जहाँ जरूरत होगी हमारी, हम उनके साथ खड़े हैं और वो जहाँ बोलेंगे हम हमारा ताउन भी देंगे और हम उनके साथ जो काम होगा वो भी साथ में देंगे। वही उनके लिए सच्ची बात होगी। और अल्लाह हमारे पर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमावे, उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमावे और आप सबको भी उनके काम करने के लिए हिम्मत अल्लाह दे, ऐसा मैं अल्लाह से दुआ करूँगा। जज़ाकल्लाह। खान साहब के बारे में क्या कहते थे, अच्छा हेल्पफुल इंसान शायद भी मैंने देखा। हमारे ज्योति प्रकाश हुआ था और कमिश्नर के यहाँ जाना पड़ा था, मैंने नया नया संभाला था। तो आप थोड़े वो उधर चेहरे की मेरा है ऐसे नाम पूछ आ गए और एक में कम से कम 2-3 बार वो सब उसकी ऑफिस दिल्ली में लाल दरबार में जाने की, क्योंकि बहुत ही अनेक इंसान अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच नहीं रहे। हमें काफी नसीहत लेनी चाहिए। कुछ आपस में उनके ट्रस्ट में इख्तिलाफात थे, तो उन्होंने उनके बेटे आसिफ भाई को बताया कि हम थोड़ा नुकसान सह लेंगे, लेकिन पैसा देकर ज़्यादा नुकसान उठा लिया, लेकिन देकर हाजी खुशी से बोला है कि मेरे कोर्ट में ये सब में नहीं करना। ये एक मिसाल था कि हमेशा कुछ सेक्रीफाइस कर देना और कम्युनिटी के लिए बेहतर करना। बस मेरे साथ 3 बार बाहर आए थे कुछ हमारे काम के लिए, वो मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। सोसाइटी का डेवलपमेंट और हमारी विरासत को किस तरह से हम बचाते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारा कॉन्ट्रिब्यूशन क्या है। मेरे जहाँ भी फंक्शन होते, चाहे वो हरियाणा के अंदर सरदार पटेल 100 साल पहले वहाँ पर हरियाणा में आए थे, समरसता सम्मेलन करा, तो पठान साहब एक बार नहीं 2 बार वहाँ पर अहमदाबाद के अंदर अलग अलग जितनी भी एक्टिविटी होती थी तो पठान साहब जुड़ते, क्योंकि उनका जो नजरिया था वो नजरिया क्या था, नजीर खान उनका नाम था। अगर नजीर खान का नजरिया क्या था, लोगों से बातचीत करो, लोगों को सुनो, सिर्फ बोलना नहीं, भाषण तो लंबे लंबे सब देते हैं और लोगों से मिलना आखिरी लम्हे तक वो एक्टिव है। अल्लाह ताला वही जज्बा हमारे में मिले। और आसिफ भाई ने जो आज उनकी सालगिरह है, अगर उनकी गुजरने से पहले जो सालगिरह फैमिली ने बनाई तो मैंने कहा हम भी उनकी फैमिली का एक पार्ट थे, तो हमको भी बुलाया होता तो हमको खुशी होती। आज आप देखेंगे कितनी बड़ी तादाद में पठान साहब के चाहने वाले
उनके फैमिली मेंबर सब आए हैं, वो बहुत बड़ी बात है कि ये लिविंग लेगेसी थी, कि ये लिविंग लेजेंडरी थी। तो आज हम सब आए हैं, आने वाले दिनों में उनकी याद में जो ट्रस्ट करेगा, उसके एक ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसके अंदर हम क्या अपना ताउन कर सकते हैं, उसी को हम याद करेंगे और उन्हीं को हम हमारी राज्य साथ ही स्कूल में मैं पढ़ा हुआ दीपक से मेरी एजुकेशन जो स्टार्ट हुआ वहीं से हुआ है, और वहीं से जो कुछ मेरे पर्सनालिटी जो डेवलप हुई है वो टीचरों से मेरे पीछे उन्होंने मेहनत की है, मैं उनको बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। अब साथ की जो बात करें फहद की, तो वो तो हमारे दोस्त थे, हमारे भाई थे, और हम बहुत अच्छे करीब से उनको जानता था, और एक विजनरी पर्सनालिटी थी, एक मल्टी टैलेंट पर्सनालिटी है। उनके बारे में तो जो कुछ कहे वो कम है, और जो अभी सब कहा गया है, कभी एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ हर एक जगह पर। एजुकेशन होगा, हमारे पास स्किल होगी तो हमारी कौम आगे बढ़ सकेगी, कोई भी कौम आगे बढ़ सकेगी। एजुकेशन मजबूत होगा तो इकोनॉमिकली मजबूत होंगे और अपना काम अच्छे तरह से कर सकेगा। तो एजुकेशन के लिए तो हमने अपनी खुद की स्कूल बनाई, और वही बेसिक चीज है, क्योंकि स्कूल जो बेसिक है वहां से अगर अच्छे मार्क्स लेकर बच्चे जाएगा तो 40 हो गया तो बहुत है। तो ये स्कूल अच्छी तरह से और अच्छी तरह से रिजल्ट उसके लाए और अच्छी मेहनत उसके पीछे करे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। और उन्होंने जो ये अच्छी स्कूल बनाई है उसको कामयाबी मिले, ऐसे अपने सब दुआ करें। और साथ ही जो बात करें उनकी पर्सनालिटी, जो ह्यूमरस नेचर था उनका, कहीं पर जाए हमेशा हंसते खेलते बात करते थे, और किसी से भी बात कर लेना, उसको अपने साथ में मिल जाना, ऐसी उनकी एक चीज थी। एक एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपका इसका। एक बार हम कोई फंक्शन था और फंक्शन के साथ में इन्विटेशन देने के लिए हम संजय रावत के पास गए, उनके ऑफिस में बैठे थे। अब हमको जनरली वो आदमी जो एकदम अलग पर्सनैलिटी का आदमी है, अलग तरीके से बात करने वाला आदमी है, लेकिन हमारे पठान साहब ने जिस तरह से उनसे बात करी तो वो उनका फ्रेंड बन गया। एनआर पठान साहब, सबसे पहले तो मैं दिल से एहतियात पेश करता हूँ। जिस शख्स ने पूरी जिंदगी एजुकेशन के पीछे लगाई हो और ऐसी नई औलाद छोड़ गए हो, उन्होंने उन्हीं के बाद एनआर पठान मेमोरियल ट्रस्ट खड़ा किया हो और जिंदगी भर उससे लोग बढ़िया हो और एजुकेशन का काम आगे बढ़े, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, हमारी कौम का जो मसला है वो तालीम है, और उसका हल है वो भी तालीम। हम सब मुसलमान हैं और हम सब ईमान वाले हैं। ईमान से पहले इल्म है, ताकि आपको मालूम हो कि इन चीजों पर ईमान लाना है। तो इल्म की अहमियत इस्लाम में बहुत ज्यादा है, और कहा यह गया है कि माँ की गोद से गोद तक, कब्र तक इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करने को फर्ज करार दिया। उम्मत की एक गलती है कि हमने इल्म को दो हिस्सों में बांट दिया, दीनी इल्म और दुनियावी इल्म। असल में ऐसा कोई फर्क इस्लाम में है ही नहीं। आप इस नियत से इल्म हासिल करते हो उसके हिसाब से। एक आदमी अगर आलिम हाफिज कारी बनता है, लेकिन उसका मकसद अगर दुनिया कमाना है तो ये उसका दीनी दुनियावी इल्म। और एक आदमी इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, लोगों की खिदमत करता है, तो ये उसका दुनियावी दीनी इल्म है उसका। अल्लाह ताला उसका अजर देगा उसको। 21वीं सदी में हम लोग हैं, तालीम आम हो गई बहुत ज्यादा, और अब तो AI आने के बाद ये कहा जा सकता है कि ज्ञान का विस्फोट हुआ, इतनी ज्यादा तालीम आम हो। लेकिन अभी पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में सबसे बड़ा मसला ये है कि तालीम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तालीम सही हाथों में नहीं है। और ये जो चैलेंज है वो उम्मत मुस्लिमा के नौजवान उठा सकते हैं, क्योंकि उनको मरने के बाद पर यकीन है, और जो कुछ दुनिया में करते हैं उसके अमल की सजा या जजा पर भरोसा करते हैं और अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं। तो ये जो चैलेंज है कि मोरालिटी के साथ तालीम हासिल करना, मैं समझता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा के लिए चैलेंज है, और उम्मत मुस्लिमा इसको उठा सकती है। अल्लाह ताला जो एनआर पठान मेमोरियल ट्रस्ट है उसकी बरकतों से पूरे उम्मत के जो नौजवान हैं वो कामयाब हो, ऐसी दुआ करता हूँ।
आज के आसिफ भाई ने एनआर पठान साहब की याद में जो प्रोग्राम रखा है, मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले मुबारकबाद दे रहा हूं और साथ ही साथ दुआ है कि अल्लाह ताला नजीर खान पठान मेमोरियल ट्रस्ट को हर हमेशा लोगों की खिदमत में बेहतर से बेहतर जो आज काम कर रहे हैं उससे भी बेहतर काम ले। मुझे पता है कि मेरा तो फैमिली से पारिवारिक ताल्लुकात 4 दिन 8 दिन घर पे ना जाऊं तो कहीं ना कहीं मेरी शिकायत कि भाई आते नहीं है, ये है वो है करके, तो अक्सर जाता था। जब 2002 के दंगों में जब वाजपेयी जी आए, एक हमारे तमाम बुजुर्ग थे, पठान साहब के साथ में एसपी सैयद साहब थे, आने काजी साहब थे, एमडी काफिरा साहब थे, जितने भी आर के सैयद साहब थे, वो तमाम को इकट्ठा किया कि भाई आज कुछ भी करके ही सर्किट हाउस में वाजपेयी को रजूआत करने जाना है। लेकिन रजूआत करना, लेकिन अपॉइंटमेंट है ही नहीं। बोले कोई बात नहीं, कैसे भी करके दिल्ली फैक्स करा, न जाने कैसे भी करके, इतनी खराब हालत थी वहां सर्किट हाउस के बाद, उसके बाद भी बड़ी हिम्मत के साथ में जाके वहां रजूआत की। और जब वाजपेयी ने कहा कि राजधर्म निभाओ, तो खान साहब ने वहां यही कहा कि इंशाअल्लाह वाजपेयी जी वक्त जरूर बदलेगा, यानी बात बहुत छोटी थी, वक्त जरूर बदलेगा। ये बात कहकर एक अच्छा ढंग से उन्होंने टोना मारा था कि आज जो भी हम पे जुल्म हो रहा है, जो भी है, लेकिन वक्त जरूर बदलेगा। और साथ ही साथ हर जगह पे हम अक्सर कहीं ना कहीं पीसीसी कांग्रेस भवन में जाते थे, तो हमारे मनीष भाई दोस्ती होता है, उनके साथ भी अक्सर होता था। रवानी साहब के घर भी हम कई वक्त साथ में उनकी तबियत नासाज होने के साथ जाते थे कहीं ना कहीं। आज अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पठान साहब तो जब भी बात करते थे तो लोगों को हंसा देते थे। हमारे नेशनल स्पीकर बहुत कुछ कह गए, लेकिन मैंने किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं की। तो पठान साहब की याद ना हो। मुझे पठान साहब ने, हाँ ये कह दूँ कि हमेशा जब कोई बात करते थे तो पठानों पर ही करते थे, लतीफा भी कहते थे तो पठानों पर ही कहते थे। तो एक बार इन्होंने मुझे ये कहा, एक पठान के घर पर उसके बच्चे की तालीम के लिए मौलवी साहब को रख, मौलवी साहब बच्चे को पढ़ाते थे। बच्चा थोड़ा कमजोर था, सही न था, तो बच्चे से कुछ गलती हो गई। आसिफ भाई मौलाना ने बार बार समझाया, नहीं सुन सकता था। मौलाना को गुस्सा आ गया, एक तमाचा। पठान बच्चा था, गुस्से हो गया, घर में गया और बंदूक उठा के दौड़ा। मौलवी साहब समझ गए कि ये छोड़ेगा, जान बचाने के लिए मौलवी साहब भागे। सामने से बच्चे के बाप को आते देखा, उनको बोला कि ले भाई आपका लड़का हमारी को गलती की, इसके अच्छे के लिए इसको पप्पा ये हमारे पीछे बंदूक लेके दौड़ा, आप इसको समझाओ, हमारी जान बचाओ। बच्चे का बात थोड़ी देर सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने मौलाना से कहा कि खुदा का कसम, हमारे बच्चे ने जिंदगी में पहली बार, आज अगर उसको हमने रोक दिया तो मायूस हो जाए, कभी बंदूक उठा नहीं पाएगा। ये पठान साहब का स्टाइल था। बात करो तो ऐसे करें। शुरुआत में कहाँ से करने वाला था, शुरुआत में आप थोड़ा बदलने जा रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज लोग जो शख्सियत यहाँ पे जो हाजिर है, उनको सबको देखकर, उनको सुनकर मुझे बहुत बहुत खुशी हुई। इलाहाबाद के जज्बा जो खिदमत पल का है आप लोगों ने, वो कायम रखे। मेरी
बहुत पुरानी एक याद मैं शेयर करने जा रहा हूँ। पठान साहब से हमारी दोस्ती जब हम दोस्त एक दूसरे को बनते हैं, दोस्त तो किसी को याद नहीं रहता कि कब दोस्त बनाए, कौन सी तारीख को बनाए। लेकिन हमारे किस्से में एक यही किस्सा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जाम में हम पास होने के बाद में जब हमें ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर मिला तो 1 जनवरी 1963 वो हमारे ATS में एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्कुल हमारे हाजिर था। तो वहाँ हाजिर होने के सबसे पहले हम सोचे ढूंढेंगे कि मुस्लिम कितने हैं। तो हम 4 मुस्लिम निकले, एक दशहरा के मलिक साहब थे, एक मंसूरी साहब थे, एक मैं और एक पठान साहब। तो मैं यूँ कहूँगा कि सूरत से मेरे आने के बाद में यहाँ अहमदाबाद में सबसे पहले दोस्त अगर कोई बना हो 1963 जनवरी 1 तो ये नजरुल्लाह पठान थे। और पता है कि आप इसलिए यहाँ पर मौजूद नहीं हो कि सिर्फ यही एक काम था आज के लिए, आज काम के लिए आपके पास। आप चाहते तो इस समय का कुछ और भी उपयोग कर सकते थे, चाहे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते थे या कुछ अपना पर्सनल काम निपटा सकते थे, लेकिन आप यहाँ पर मौजूद रहे। मैं आसिफ खान पठान की तरफ से और हम सबकी तरफ से भी आप सबका अभिवादन करता हूँ। थैंक यू। और यहाँ पर बात हो रही है इल्म की, नॉलेज की। तो मुझे पता है कि दुनिया में सबसे कीमती कोई चीज है तो वो है नॉलेज। सबसे ज्यादा कीमती जो कोई धन है तो वो है विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। सबसे ज्यादा, और एक ट्रस्ट लंबे समय से करता आया है। साथ में एक रिक्वेस्ट की थी आसिफ खान पठान साहब ने और करीम भाई ने की कि कोई भी ट्रस्ट का कोई भी काम एक हाथ से आगे नहीं हो, सबकी जरूरत पड़ती है, साथ सरकार की जरूरत पड़ती है। और यही कहा कि यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग हैं जो अपनी खुद की भी एक्यूज है। देखिए हम सब मिलकर एक दूसरे के सहयोग से भी आगे बढ़ सकते हैं और ये बहुत ही जरूरी। कोई भी आज एजुकेशन तो हो गया, लेकिन बहुत जरूरी है कि सबका सहकार कहीं न कहीं मिलता रहे, कंटिन्यूसली मिलता रहे। और आपके पास जरूरी है कि मॉनिटरी ही सहकार मिले। आप बात बहुत सारी हो गई। बिल्कुल टेक्निकल इंसान हो, APJ अब्दुल कलाम साहब का स्टूडेंट हूँ, उससे कैलकुलेटेड बात करूँगा गणित की, साइंस की। इंसान का जिंदगी में नाम का असर होता है। नज़ीर खान पठान साहब का जो नाम का असर है वो बतौर नज़ीर क्रिसेंट स्कूल बार बार मुझसे कहते थे कि हम अफजल खान ऐसा उनके साथ मेरा रात को 40 दिन कंटिन्यू, 2 महीने कंटिन्यू रात में हम लोग एक साथ उनके घर पे रहते थे। मैं देर से आता था तो जिक्र करते थे। अफजल खान देखो मैंने तो सोचा था कि एक थोड़ा सा स्कूल ऐसा कुछ बनाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने इतना सोचा था उससे अच्छा स्कूल बना दिया। शुक्र है। और हमारा मजाक बहुत चलता था, तो मैंने कहा लगता है कि इसमें बिल्कुल हलाल की कमाई लगी हुई है स्कूल में। तो बेशक जो मेरे लाइफ का निचोड़ था कमाई की, सब मैंने इसमें अपना लगाया। और एक हम लोगों ने यहाँ 51 पॉइंट प्रोग्राम बनाया था गुजरात के अंदर, वो ऑल ओवर इंडिया रिपीट हुआ और नेशनल लेवल पर भी बहुत सारी स्कीमें उसकी रिपीट हुई हैं। ये पीछे जो आप EWHS का मकान देख रहे हैं 51 में से एक है जो पूरे इंडिया में रिपीट हुआ। हम लोग साबिर भाई लाहौरी की फैक्ट्री पर सुबह 4 बजे तक बैठ करके प्लानिंग करते थे और अपने ग्रुप के बहुत सारे करंट और इनहेरिट चीज़ों को बुला करके वो वहाँ सब हम लोग प्लानिंग करके और उसकी रजुआत दिल्ली तक करते। बड़ी लंबी कहानी है।
नाम का असर जिंदगी में छोड़ जाता है। तो अभी जरा बहुत लोग नाम में ऊपर नीचे रख रहे हैं, उसको जरा नाम पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और कभी कभी मुझसे एक दो बार उन्होंने तभी आवाज़ में बोला कि भाई स्कूल बन गया, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी तमन्ना ये भी है, मैं आज पहली बार आसिफ भाई से बता रहा हूँ कि मेरी तमन्ना ये भी है कि मैं जज रहा, वकील रहा और मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। तो जो स्ट्रगल वाले मेरिट वाले बच्चे हैं उनको मदद करो, नंबर 1। नंबर 2, मैंने ऐसा भी सोचा है कि कोई लॉ कॉलेज भी हमारा होना चाहिए। आसिफ भाई, मेरा लॉ कॉलेज भी होना चाहिए यहाँ पर। तो मैंने कहा तो स्कूल बन रहा है, बच्चे इसमें लगे हुए हैं, अभी इससे निकले नहीं, इंशाल्लाह आगे काम होगा। आप आसिफ भाई को बता दीजिए, सब लोग मिलकर इसमें कुछ आगे बढ़ाएंगे। लॉ कॉलेज के साथ जुडिशरी की पढ़ाई, कोचिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब सारा होना चाहिए। और क्योंकि वो दांत है, कहते थे कि जिसने जिंदगी में उर्दू नहीं पढ़ी उसने जिंदगी का उसको मजा नहीं मिला। हर कोई एक जैसा काम करना शुरू कर देते हैं। स्कूल बनाए सब लोग स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाए सब लोग हॉस्पिटल बनाएंगे। तो बोलते थे कि शेर है कि हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ, हर शख्स दौड़ता है यहाँ भीड़ की तरफ और ये नहीं चाहता है उसे रास्ता मिले। प्रोफेशनली रही और चूँकि वो बड़ौदा में मैंने रह चुके थे, इसलिए मेरे मालिक से, मेरे चाचा से पहले से जानते थे, जो बड़ौदा प्रैक्टिस करते थे, इसी सिलसिले की वजह से मुझसे भी जानते रहे और काफ़ी बार उनसे बहुत सारे लीगल मसलों पे इंटरेक्शन करने का मौका मिला। तो उसी ताल्लुकात की वजह से मैंने सोचा कि ये फंक्शन तो मैं किसी हालत में मिस नहीं करूँगा। डेट आया, लेकिन मैं चाहता था कि ये फंक्शन जरूर अटेंड करूँ। और अभी लास्ट में एक मैटर है कि डॉक्टर प्रधान साहब के जरिए मेरे पास आई थी, तो कर रहे थे, तो चाह रहे थे, जब तक वो चल रही थी वो चाहते थे कि जल्द से जल्द कुछ अच्छा रिजल्ट आए। अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, लेकिन ये जाने के बाद हाईकोर्ट ने उस मैटर में नोटिस भी निकाल दिया है और वक्त की मैटर की कच्छ पूछ की जो वो लेकर आए थे और इतनी फिक्र से लेके आए थे। कच्छ से लोग आए थे तो सुबह वो 9 साढ़े 9 बजे वो लेके मेरी ऑफिस आ गए थे, फिर यहाँ टाइम पर जिनको इस पर 2-3 बार मैटर चल रही थी, बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन फिर अल्टीमेटली ऑर्डर। बस वो एक ऐसी शख्सियत थी जिससे मैं बहुत मुतासिर हुआ था और अल्लाह ताला उनकी बहुत बहुत फरमाए और उनके आगे बढ़ा।